हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन फॉर माई एजुकेशनल हब। देखिए, इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने लायक टॉपिक है। मतलब ये इसमें से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्या है ये? है क्लासियस-मसोटी रिलेशन। क्या है? क्लासियस-मसोटी। मेरे को स्पेलिंग का कंफर्म नहीं है, स्पेलिंग थोड़ा अलग हो सकता है। क्लासियस-मसोटी संबंध। क्लासियस-मसोटी संबंध। क्लासियस-मसोटी संबंध क्या है? देखो, क्लासियस-मसोटी संबंध इसमें ऐसा है कि जैसे सपोज हमारे पास में है एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हमने, कैपेसिटर की प्लेट लगाई है बाहर से, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज होगा, कुछ फ्री चार्ज है, ये तो मुक्त आवेश, तो QF बोल सकता हूँ। इस पर क्या है? -QF। इसका जो आवेश घनत्व है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो सिग्मा F होगा, इसका -σF। इसके बीच में मैं एक मटेरियल रख देता हूँ, ऐसे करके एक ये मटेरियल रख दिया मैंने, ठीक है। इस मटेरियल पे क्या होगा? इस मटेरियल का प्रेरण होगा, इंडक्शन होगा, पोलराइजेशन होगा। उसकी वजह से इधर नेगेटिव 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 चार्ज आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव 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 चार्ज आ जाएगा। ऐसे होगा। इस पर प्रेरित आवेश आएगा। प्रेरित आवेश मान लो कितना आएगा? QP बोल लो इसको। स्मॉल q लिख रहे थे क्या हम पहले? जो भी लिख रहे हैं, QP बोल लो या QB बोल लो, ठीक है। इतना इस पर नेगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा। और जो आवेश घनत्व है, चार्ज डेंसिटी है, वो आ जाएगा सिग्मा B या सिग्मा P बोल लो। इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, सिग्मा B बोल लो या सिग्मा P बोल लो, मतलब पोलराइज्ड या बाउंड चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये एक मटेरियल है। अब इसके अंदर बहुत सारे एटम है। एक पर्टिकुलर एटम पर किसी एक परमाणु के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना मुझे, ठीक है। एक परमाणु के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इस मटेरियल के अंदर। तो मान लो एक परमाणु है, एक एटम है, उसको भी मैं ऐसे मान लेता हूँ कि एक एटम है, उसको इस तरीके से बता दिया मैंने। तो देखो, ये नेगेटिव है, ये परमाणु है, तो एक गोले की तरह बिहेव करेगा, एक स्फीयर की तरह बिहेव करेगा। तो ये पॉजिटिव इधर है, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में रखा, तो इसका ध्रुवण होगा क्या? इसका पोलराइजेशन होगा। इसका पोलराइजेशन होगा तो किधर नेगेटिव बनेगा, किधर पॉजिटिव बनेगा? अब देखो, बाहर वाले के हिसाब से नहीं देखना, अंदर जो बन गया ना, उसकी वजह से इस पर पोलराइजेशन होगा। इसकी वजह से पोलराइजेशन होगा तो पॉजिटिव की तरफ तो नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा और इसकी तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। अब इस एटम के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मुझे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर है, मतलब यहाँ का लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यहाँ का स्थानीय विद्युत क्षेत्र। इसको बोलूँगा मैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा EL मतलब लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको बोलेंगे स्थानीय विद्युत क्षेत्र या लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको लोरेंज ने कैलकुलेट किया था तो इसको लोरेंज इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, लोरेंज विद्युत क्षेत्र। ये EL वेक्टर कैलकुलेट करना है अपने को। ये तो ये इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा, आप समझिए। एक तो बाहर से जो मुक्त आवेश है, जो फ्री चार्ज है, कैपेसिटर की प्लेट है, उसकी वजह से होगा। इसकी वजह से किस तरफ होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, तो इधर होगा। ये तो इस बाहर वाले की वजह से, मान लो इसको E0 बोल देता हूँ, ये E0 लगेगा यहाँ पे अंदर। दूसरा, ये जो पोलराइज्ड है इसकी वजह से होता है, तो ये पोलराइज्ड है, इसकी वजह से होगा। इसकी वजह से किस तरफ होगा? इधर होगा क्या? अरे पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, तो इस तरफ होगा। इसको E1 बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? E1। E0 तो किसकी वजह से? बाहर वाले की वजह से, मुक्त आवेश की वजह से। E1 किसकी वजह से? ये ध्रुवित है ना, इसकी वजह से, पोलराइज्ड चार्ज की वजह से, बाउंड चार्ज की वजह से। फिर देखो, यहाँ पर ये गोला बना, इस पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे ध्रुवित गोले के कारण भी तो होता है, तो ये पोलराइज्ड स्फीयर, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर। मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे
ई इधर, इसको E2 बोल दे रहा हूँ, इस पोलराइज स्फीयर की वजह से, ये ध्रुवित गोले की वजह से। और भी कुछ चीज़ों की वजह से यहाँ पर और आता है फाइनल, उसको E3 बोलते हैं। छोटे मोटे और भी चीज़ें होती हैं, पर ये जो E3 है ना, उसका इफेक्ट इनके कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो E3 को हम लोग लगभग 0 मान लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे लगभग 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो आएगा E0 प्लस E1 प्लस E2 प्लस E3, ऐसे आएगा। E0 बाहर से जो है उसकी वजह से, E1 है ये बाउंड चार्ज जो हुआ, इंड्यूस चार्ज जो E2 इस पे जो पोलराइजेशन है उसकी वजह से, और E3 और भी छोटे मोटे आसपास में और मॉलिक्यूल होते हैं उनकी वजह से, बट उसको इग्नोर करेंगे। तो E3 को तो ऑलमोस्ट मैं 0 मान लेता हूँ। E0 जो है ना, E0 देखो ये कैपेसिटर की प्लेटें हैं, कैपेसिटर की प्लेटें हैं, उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऐसे होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब फ्री चार्ज वाला है तो फ्री चार्ज की बात कर रहा हूँ तो सिग्मा एफ कर देंगे यहाँ पे, और इसकी डायरेक्शन मतलब E0 की डायरेक्शन इधर है, मतलब इसको एक्स डायरेक्शन मान लेते हैं, आई कैप वाली, तो ये आई कैप डायरेक्शन में है। E1 देखो, E1 किसकी वजह से, इन प्लेटों की वजह से, जो ध्रुवित प्लेटें हैं, मतलब ये जो आया है ये प्लेटें के जैसे हैं, कैपेसिटर बना रहा है एक तरीके से, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव, इसकी वजह से इस तरफ आएगा E1, पर ये पोलराइज चार्ज की वजह से तो ये भी ऐसा होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पोलराइज चार्ज की वजह से तो सिग्मा P लिख दो या सिग्मा B लिख दो, इसको सिग्मा P लिख दो, बट इसकी डायरेक्शन E1 की इधर है माइनस आई कैप में, तो माइनस आई कैप है। E2 है इस ध्रुवित गोले के कारण, और जो ध्रुवित गोले के कारण जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था पहले 2-3 डेरिवेशन में। तो पोलराइज स्फीयर की वजह से अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है, वो जो भी आ रहा है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है P/3 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है, और डायरेक्शन होती है वहाँ तो -z लिखा था, लेकिन यहाँ पे बात करूँ यहाँ के पर्सपेक्टिव में तो प्लस से माइनस की तरफ इधर होगी, है ना, तो मतलब पॉजिटिव आई कैप में होगी, तो मैं ये पॉजिटिव आई कैप लिख देता हूँ। मैग्नीट्यूड तो P/3 एप्सिलॉन नॉट होता है, वहाँ से ले लिया मैंने, और वहाँ तो z लिखा हुआ था क्योंकि z की डायरेक्शन मान रहे थे वहाँ पे, यहाँ पे z की कोई डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ देख लो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आई कैप आ गया। ये E2 और E3 हो गया 0, इन तीनों का वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो देखो EL क्या आ गया, EL वेक्टर जो आया मेरे पास में उसका वैल्यू, सबका वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा F अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई कैप, ये है सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप, P/3 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। तो देखो ये क्या बना, इसमें आई कैप कॉमन ले लो तो सिग्मा F, इन दोनों में देखो, इन दोनों में सिग्मा F माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसमें आई कैप कॉमन ले लिया, इसमें भी आई कैप हटा दूँ मैं तो ये हो जाएगा P/3 एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी आई कैप यहाँ पे आ जाएगा, आई कैप यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा, यहाँ पे EL वेक्टर आ जाएगा। इधर से देखो वेक्टर हटा दूँ यहाँ से और यहाँ से आई कैप हटा दूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखो सिग्मा F जो होता है, सिग्मा F वो D के बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट विद्युत विस्थापन के बराबर, और सिग्मा P जो होता है वो कैपिटल P के बराबर होता है। तो यहाँ से EL जो है वो आ गया क्या, D माइनस P अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस P/3 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। दूसरी चीज़ हम लोगों ने एक और चीज़ डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पे ऐसे पढ़ा था D बराबर एप्सिलॉन नॉट E प्लस कैपिटल P था, ये इक्वेशन पढ़ा था वहाँ पे। तो यहाँ से देखो D P को इधर ले आया तो माइनस P, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट E, तो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो EL जो आया वो आया एप्सिलॉन नॉट E अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस P/3 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, EL इक्वल टू E प्लस P/3 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया स्थानीय विद्युत क्षेत्र, ये लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, क्या आ गया, लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड या लोरेंज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको बोलते हैं मैक्सवेल विद्युत क्षेत्र, मैक्सवेल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लोरेंज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आगे बात करें क्या, अभी देखिए आगे भी हम लोग इस चीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और इसको दूसरे तरीके से बात कर सकते हैं। अभी क्लासिस मसोटी रिलेशन आया नहीं है, क्लासिस मसोटी संबंध तो पढ़ा ही नहीं हमने, उसी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन अभी वहाँ तक हम लोग पहुँचे नहीं, ठीक है। तो क्लासिस मसोटी रिलेशन को डिस्कस करेंगे। तो E आ गया हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है।
अब देखो मैं एक चीज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो क्या है, हम ये जानते हैं कि जो पोलराइजेशन होता है ना, पोलराइजेशन ध्रुवण, वो ई के समानुपाती होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है, ये मालूम है सबको। पोलराइजेशन होता क्या है? पोलराइजेशन होता है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण, यही होता है। तो मतलब है तो एक तरीके से द्विध्रुव आघूर्ण ही है। पोलराइजेशन है क्या? द्विध्रुव आघूर्ण ही है, डाइपोल मोमेंट ही है, लेकिन किसका? एकांक आयतन का, यूनिट वॉल्यूम में जितना भी सब कुछ है उसका डाइपोल मोमेंट है। तो आप ये सोचिए, P अगर E के प्रोपोर्शनल है तो डाइपोल मोमेंट भी प्रोपोर्शनल होगा, मतलब P भी E के ही प्रोपोर्शनल होगा, तो डाइपोल मोमेंट भी किसके प्रोपोर्शनल होगा? E के प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो मैं एक चीज की बात कर रहा हूं, हम लोग क्योंकि एक परमाणु पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे ना, एक पर्टिकुलर परमाणु पे, एक निश्चित परमाणु पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, तो एक परमाणु के ऊपर, एक एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं बोल रहा हूं EL। तो मान लो एक परमाणु का डाइपोल मोमेंट जो है, एक परमाणु का डाइपोल मोमेंट P है, तो ये E के बराबर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक परमाणु पे क्या EL के बराबर है, तो ये EL के प्रोपोर्शनल होगा। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए मान लो यहाँ पे कोई कांस्टेंट अल्फा लिख देता हूँ, EL। ये क्या है? एक परमाणु का, एक एटम का डाइपोल मोमेंट, किसका? एक एटम का, एक परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण, एक परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट ऑफ वन एटम, किसका? एक एटम का है, एक एटम का। अब सपोज एकांक आयतन के अंदर, यूनिट वॉल्यूम में, एकांक आयतन में n परमाणु है, कितने हैं? n परमाणु, कितने में? एकांक आयतन में। यूनिट वॉल्यूम में कितने परमाणु है? n एटम है, तो n एटम का कितना होगा? n एटम का निकालो तो n एटम का डाइपोल मोमेंट n इंटू ये हो जाएगा क्या? एक एटम का ये, तो n एटम का ये हो जाएगा क्या? n एटम का डाइपोल मोमेंट है ये, n परमाणु का। और n परमाणु में मान रहा हूं कि कहां पर? एकांक आयतन में। इसका मतलब एकांक आयतन में जितने परमाणु उन सबका आ गए हैं, तो एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। क्या है ये? एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण आ गया, एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट ऑफ यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन का, यूनिट वॉल्यूम का आ गया। और हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि कैपिटल P जो होता है P/P, ये क्या होता है? एकांक आयतन का डाइपोल मोमेंट को कैपिटल B पोलराइजेशन बोलते हैं क्या? इसका मतलब ये क्या आ गया? एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण मतलब कैपिटल P के बराबर आ गया। इसका मतलब ये कैपिटल P के बराबर आ गया, ठीक है। कैपिटल P के बराबर आ गया, तो P का वैल्यू तो ये रख दो, कैपिटल P का वैल्यू रखा हमने n अल्फा EL, ये आया। तो देखो कैपिटल P इक्वल टू n अल्फा, और EL का वैल्यू ऊपर जो लिखा था हमने E प्लस P/3ε0, यही है ना, यही है ये, ठीक है। अब देखो P इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, n अल्फा कैपिटल E प्लस n अल्फा कैपिटल P/3ε0। दोनों में P है तो इसको इधर ले आओ तो कॉमन आ जाएगा, दोनों में P है, P कॉमन आ जाएगा, तो इसमें बचेगा 1 और इसमें ये आ जाएगा माइनस का, तो n अल्फा अपॉन 3ε0 इक्वल टू n अल्फा E, ये आया। P, इसको देखो n अल्फा कैपिटल E, इसको इधर ले आया, 1 माइनस n अल्फा अपॉन 3ε0, ठीक है। अब एक चीज़ हम लोग जानते हैं, P इक्वल टू क्या होता है? ε0 काई कैपिटल E, ये भी होता है। तो यहाँ पर इसके बराबर रखूँ तो ये आ जाएगा ε0 काई E इक्वल टू n अल्फा कैपिटल E 1 माइनस n अल्फा अपॉन 3ε0, राइट।
यहाँ से देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ये कैंसिल आउट हो रहा है, ई से ई हो गया, और तो यहाँ पे बचा काई बचा, एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दूँ, देखो एन अल्फा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दिया मैंने, ऐसे नहीं ऐसे देखो, ये नीचे तो था ये 1 माइनस एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, इस एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दिया एन अल्फा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया काई माइनस एन अल्फा काई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एन अल्फा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। काई इसको इधर लेके आया तो ये आया एन अल्फा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको इधर भेजा पॉजिटिव हो गया एन अल्फा काई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, इसको देखो काई एन अल्फा अपॉन, इसमें मैं एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लूँ तो ये बचा 1 प्लस काई बाई 3, क्या है। इसको आगे देखिए काई इक्वल टू एन अल्फा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यह आया 3 प्लस काई अपॉन 3, राइट। इस टर्म को इधर ले आऊँ मैं तो 3 यहाँ आ जाएगा, 3 काई और 3 प्लस एक्स 3 प्लस काई इधर आ गया इक्वल टू एन अल्फा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो रिलेशन है ना, इसको बोलते हैं क्लासियस मसोटी रिलेशन। क्या बोलते हैं? क्लासियस मसोटी। आप चाहो तो इस 3 को इधर लिख सकते हो, इसको बोलते हैं क्लासियस मसोटी रिलेशन। ये कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है। इसको दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, सिंस एप्सिलॉन आर जो होता है 1 प्लस काई होता है, तो यहाँ से काई जो होता है एप्सिलॉन आर माइनस 1, तो देखो काई को ऐसे भी लिख सकते हो एप्सिलॉन आर माइनस 1, और यहाँ पे काई रखूँगा एप्सिलॉन आर माइनस 1 तो 3 से, तो ये एप्सिलॉन आर प्लस 2 हो जाएगा एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया क्लासियस मसोटी संबंध, क्लासियस मसोटी रिलेशन, ठीक है। ये आया। इसी को देखो एक और, मतलब इसको आगे थोड़ा डेंसिटी के टर्म में और लिख सकते हैं हम लोग, घनत्व के पदों में। जैसे ऐसे होता है घनत्व, जनरली यहाँ तक ही पूछा जाता है, बट एक चीज़ और बताता हूँ। घनत्व जो होता है ना डी, जैसे मैं घनत्व द्रव्यमान घनत्व की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी? मास डेंसिटी। यहाँ पे आता है द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान अपॉन वॉल्यूम आयतन। यहाँ पे आता है क्या? मास, टोटल मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब जैसे मान लो एक पार्टिकल का मास है m और टोटल पार्टिकल है n डैश। टोटल पार्टिकल कितने? n डैश है पूरे वॉल्यूम में। एक पार्टिकल का मास है m, तो वॉल्यूम हो गया v, ठीक है। ये मैं इसको दूसरे तरीके से लिखता हूँ, देखो रुको, नंबर ऑफ मोल्स में लिखता हूँ। मान लो n मोल है, कितने मोल है? n नंबर ऑफ मोल है, और एक मोल का मास है ma, मोलर मास, और ये वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में से आ गया, एक मोल है का मास है m है, टोटल नंबर ऑफ मोल है n, तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं ना, मोलों की संख्या, ये कैसे निकालते हैं? टोटल परमाणु, टोटल परमाणु, ये टोटल अपने पास में कण, मान लो n डैश कण है, इसको अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो अपने पास में क्या आता है? ये टोटल कणों की संख्या, ये अवोगाद्रो नंबर से, तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल हो गए, ये हो गया नंबर ऑफ मोल। तो इसको लिख दो आप n डैश ma अपॉन na इंटू वी, ठीक है। n डैश क्या है? n डैश क्या है? कुल कण, टोटल पार्टिकल, टोटल पार्टिकल। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। Na क्या है? अवोगाड्रो नंबर है, अवोगाड्रो नंबर है, ठीक है। एक दूसरी चीज देखो, n डैश कुल कण है, n डैश कुल कण है, आयतन से डिवाइड कर दूं तो एकांक आयतन में कणों की संख्या आ जाएगी क्या? ये n डैश अपॉन v क्या आ गया? ये कुल कण अपॉन वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे क्या?
और पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल को हमने कैपिटल एन माना था अभी थोड़ी देर पहले कि एकांक आयतन में एन परमाणु है। यहाँ पर कहाँ पे माना था, यहाँ पे माना था, यहाँ पे कि एकांक आयतन में टोटल कितने परमाणु हैं, कैपिटल एन यूनिट वॉल्यूम में। तो ये यहाँ पे कैपिटल एन किसको माना था, एकांक आयतन में कणों की संख्या, एकांक आयतन में कणों की संख्या को हमने कैपिटल एन माना था। ठीक है, एकांक आयतन में कणों की संख्या, इसका मतलब ये कैपिटल एन के बराबर है। तो यहाँ से देखो ये कैपिटल एन है तो ये हो जाएगा कैपिटल एन एम ए अपॉन एन ए, ये डेंसिटी के बराबर आ गया। तो यहाँ से एन जो है वो मिल जाएगा डी एन ए अपॉन एम ए। ये कैपिटल एन का वैल्यू जो है, ये कैपिटल एन का वैल्यू मैं यहाँ पे रख सकता हूँ यहाँ पे। तो इसका देखो एक और फॉर्म मिल जाएगा, डी एन ए अपॉन एम ए वाला, एप्सिलॉन आर माइनस 1 एप्सिलॉन आर प्लस 2 डी एन ए अपॉन एम ए अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये भी एक फॉर्म मिल गया। ठीक है, ये कई बार न्यूमेरिकल में काम में आता है ये वाला फॉर्म। ये क्लासियस मसोटी हो गया, क्लासियस मसोटी रिलेशन, ये है वैसे क्लासियस मसोटी, ये तो दूसरा फॉर्म हो गया उसी का, बट ये और ये दोनों में से कोई भी, कई बार तो ये डायरेक्ट दे देता कि ये प्रूव करो, कई बार बोलता क्लासियस मसोटी प्रूव करो ये। तो ये हो गया भैया आपका कंप्लीट। अब एक करीबन 10 मिनट का एक डेरिवेशन और बचा जो कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं कंप्लीट करवा दूंगा, फिर ये आपका यूनिट नंबर 2 फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।